लंदन यूके का कैपिटल है। ये एक फैक्ट है। इसके पीछे का रीज़न भी क्वाइट सिंपल है। लंदन यूनाइटेड किंगडम्स का लार्जेस्ट सिटी है पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक वाइज, जिसकी वजह से यूनाइटेड किंगडम्स की पॉलिटिक्स में इस सिटी की भागीदारी भारी रही है। इनफैक्ट एक ज़माने में इसी सिटी से 1/4 ऑफ द प्लैनेट को रूल किया जाता था। ये एक ऐसा फैक्ट है जो सिर्फ यूनाइटेड किंगडम्स के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के हर देश में उसके इकोनॉमिकली लार्जेस्ट सिटी पर लागू होती है, जहाँ पर इकोनॉमिकली लार्जेस्ट सिटीज़ यूजुअली उस पर्टिकुलर रीजन के कैपिटल्स होते हैं या फिर उस सिटी के देश की पॉलिसी मेकिंग में एक हैवी इन्फ्लुएंस रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर टोक्यो, द कैपिटल ऑफ जापान, इकोनॉमिकली एंड पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट है जापान में, और यही सिटी जापान की पॉलिटिक्स को गाइड करती है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। अनदर एग्जाम्पल इज मॉस्को, द कैपिटल ऑफ रशिया। इस अकेली सिटी ने रशियन एम्पायर के मिलिट्री एक्शंस को डिफाइन किया है, नेमली रशिया को जितना पॉसिबल हो सके उतना बड़ा बनाया जाए ताकि कोई भी मॉस्को को छू ना सके। या फिर न्यूयॉर्क, जो यूनाइटेड स्टेट्स का लार्जेस्ट सिटी है इकोनॉमिकली एंड ऑल्सो पॉपुलेशन वाइज, और इस सिटी का इन्फ्लुएंस पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में भी है, उसके साथ ही पूरे वर्ल्ड में भी। ना ज़रूरी नहीं है कि हर बिगेस्ट सिटी का ओवरवेलमिंग कंट्रोल हो उसके कंट्री में, जैसे कि चाइना का शंघाई जिसको इन्फ्लुएंस के लिए बीजिंग से लड़ना पड़ता है, या फिर ब्राज़ील का साओ पाउलो जिसको इन्फ्लुएंस के लिए रियो जे जेनेरियो से लड़ना पड़ता है, या फिर ऑस्ट्रेलिया की सिटी सिडनी जिसको अपनी ही इन्फ्लुएंस के लिए मेलबर्न जैसी सिटी से लड़ना पड़ता है। एंड देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स आउट देयर, बट द पॉइंट इज जो बातें सिटीज़ को लेके कंट्रीज पे सही बैठती है वही बातें प्रोविजनल कैपिटल्स के लिए भी सही बैठती है, स्पेशली इंडियन स्टेट्स के लिए। जैसे कि बेंगलुरु जो सिंगल हैंडेडली कर्नाटका की पॉलिसी मेकिंग में एक हैवी इन्फ्लुएंस रखता है, या फिर गुजरात का कैपिटल गांधीनगर जो भले ही कैपिटल हो मगर एक्चुअल कैप्टन अहमदाबाद है। ऊपर से गांधीनगर सिर्फ 20 किलोमीटर अवे है अहमदाबाद से। एनीवेज, पॉइंट तो ये है कि भले ही स्टेट्स हो या फिर कंट्री, उसे चलाने वाला कैपिटल सिटी होता है, और उस कैपिटल सिटी को इन्फ्लुएंस करने वाला वो खुद होता है या फिर उस पर्टिकुलर एंटिटी का इकोनॉमिकली एंड पॉपुलेशन वाइज बड़ी सिटी या रीजन होती है। इसके पीछे का रीज़न भी क्वाइट सिंपल है। इकोनॉमिकली रिच सिटीज़ इन जनरल मेजर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखती है उस पर्टिकुलर एंटिटी पे, जहां ऐसी सिटीज़ लिटरली डिसाइड करती हैं कि मनी स्पेंडिंग कहां और कैसे करना है। और अगर इस कॉन्सेप्ट को समझाना है तो हमारे सोशल फैब्रिक को देखना होगा, क्योंकि जो व्यक्ति ज़्यादा पैसा रिप्रेजेंट करता है वही व्यक्ति आगे चल करके उसी पर्टिकुलर एंटिटी को या तो ऊपर नहीं तो नीचे लेके आ सकता है। सो इस लॉजिक से आंध्र प्रदेश का कैपिटल कौन सी सिटी होगी? अगर आपका गेस है हैदराबाद तो आप 10 साल पीछे सोच रहे हो या फिर इन्फॉर्म्ड ही नहीं हो, बिकॉज बाइफर्केशन के बाद हैदराबाद तेलंगाना का कैपिटल बन गया था और आंध्र प्रदेश का कैपिटल चुना गया अमरावती, जिसकी पॉपुलेशन ना के बराबर है। आफ्टर ऑल ये एक न्यूली डेवलप्ड कैपिटल है आंध्र प्रदेश का। अब आंध्र प्रदेश का बिगेस्ट सिटी विशाखापट्टनम या फिर वाइजैक है, जो पॉपुलेशन में ही नहीं बल्कि इकोनॉमी में भी बड़ी है। कितनी बड़ी आप पूछेंगे? 48 बिलियन डॉलर्स, या फिर आंध्र प्रदेश का अप्रोक्सीमेटली 30%। और आंध्र प्रदेश की सेकंड बिगेस्ट सिटी विजयवाड़ा से अप्रोक्सीमेटली 3 गुना ज़्यादा। इन समरी, वाइजैक आंध्र प्रदेश का कैपिटल होना चाहिए, बट एज टोल्ड बिफोर एपी का कैपिटल अमरावती है, जो वाइजैक से 300 किलोमीटर्स और विजयवाड़ा से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। तो आखिर ऐसा क्यों है कि आंध्र प्रदेश का कैपिटल विशाखापट्टनम नहीं है, और आखिर क्यों ये फैक्ट आगे चल कर के आंध्र प्रदेश के लिए एक मैसिव प्रॉब्लम बन सकती है? आंध्र प्रदेश का इतिहास बहुत लंबा है, तो अगर इसे छोटे में समझाया जाए, आंध्र प्रदेश पर बहुत सारे एंटिटीज़ ने रूल किया है, जैसे कि सतवाहना डायनेस्टी, काकतीयस, बहमानी सल्तनत और ब्रिटिश एम्पायर्स। अब इन सारे एंटिटीज़ का एक डिफरेंट इम्पैक्ट रहा है तेलुगु स्पीकिंग रीजन पर, और इसी तेलुगु स्पीकिंग रीजन के बहुत सारे कैपिटल्स रहे हैं डिफरेंट रीजन्स में, जैसे कि एल्लुरु एंड धारीकोंडा जो कोस्टल आंध्रा में बेस्ड है, या फिर वारंगल एंड हैदराबाद जो तेलंगाना रीजन में लोकेटेड है। ये सारे हिस्टोरिकल कैपिटल्स हैं तेलुगु स्पीकिंग रीजन्स के। बट ये सारे हिस्टोरिकल कैपिटल्स का कॉन्सेप्ट आज की डेट में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एक ऐसी एंटिटी थी जिसने इंडिया पर 200 ईयर्स के लिए रूल किया था, और इनका रूल तेलुगु स्पीकिंग रीजन पर सबसे प्रभावी इम्पैक्ट डाला है, जिसने
आगे चल कर के इसी रीजन में एक स्प्लिट ला दिया था। वो एंटिटी है ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर बेसिकली तेलुगु रीजन को दो डिफरेंट एंटिटी से रूल किया करता था। आंध्र रीजन को मद्रास प्रेसिडेंसी से और तेलंगाना रीजन को निजाम हैदराबाद के थ्रू। मगर ये दोनों एंटिटीज अपने रीजन्स को डिफरेंटली गवर्न करती थी और इसी डिफरेंट गवर्नेंस के थ्रू एक कल्चरल डिफरेंस बन गया बिटवीन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, जो कि एक बहुत बड़ा रीजन था आंध्र प्रदेश के बाइफर्केशन के लिए। मगर ये टॉपिक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। उसके साथ ही ये ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर खुद एक वीडियो बनना चाहिए। उसके ऊपर से हम अभी कुछ ज्यादा ही आगे जा चुके हैं। सो हिस्ट्री पे वापस आते हुए आंध्र प्रदेश आगे चलकर के भारत का लिंग्विस्टिक बेसिस पर सबसे पहला राज्य बना था, जिसको बनाया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी से ऑन 1 अक्टूबर 1953। इस स्टेट ने मद्रास AKA चेन्नई की भी मांग की थी, एज तब तेलुगु स्पीकिंग पीपल का इन्फ्लुएंस इस शहर पर थोड़ा ज्यादा था। मगर तमिल स्पीकिंग इन्फ्लुएंसेस सराउंड होने की वजह से ये शहर अल्टीमेटली फ्यूचर के तमिलनाडु को चला गया, जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश के अंदर कोई भी मेजर सिटी नहीं थी। उसके बावजूद आंध्र प्रदेश का कैपिटल कुर्नूल बना, जिसको बनाया गया था अंडर श्रीबाग अग्रीमेंट, जिसके तहत कैपिटल रायलसीमा में होना चाहिए और हाई कोर्ट कोस्टल आंध्रा में। बट फिर सालों की मेहनत के बाद निजाम हैदराबाद आंध्र प्रदेश को ज्वाइन कर लेता है अंडर द जेंटलमैन्स अग्रीमेंट, जहाँ पे हैदराबाद को यूनाइटेड आंध्र प्रदेश का कैपिटल बनाया जाता है। मूविंग फास्ट फॉरवर्ड इन द हिस्ट्री, 2009 एक टर्निंग पॉइंट था आंध्र प्रदेश के पॉलिटिक्स में, जहां 2009 इलेक्शंस के बाद तेलंगाना मूवमेंट और भी जोर पकड़ लेता है, क्योंकि 2009 में ही एक्स चीफ मिनिस्टर YSR रेड्डी की डेथ हो जाती है बाय हेलीकॉप्टर क्रैश, और अचानक से एक यूनाइटिंग फिगर चले जाते हैं। उसके साथ ही फाइनल नेल इन द कॉफिन ऑफ यूनाइटेड आंध्र प्रदेश भी, जिसकी वजह से 2014 में आगे चल करके आंध्र प्रदेश का बाइफर्केशन हो जाता है और आंध्र प्रदेश बेसिकली एक ऐसी एंटिटी को खो देता है जो उसके लिए ज्यादा प्रिय थी, हैदराबाद। और इसके पीछे का रीजन भी क्वाइट सिंपल था। आंध्र रीजन का डोमिनेंस पूरे आंध्र प्रदेश पर था। आफ्टर ऑल इसी रीजन से 50% ऑफ द सीट्स आती थी आंध्र प्रदेश विधानसभा में। अब हैदराबाद का लॉस आंध्र प्रदेश के लिए इतना इफेक्टिंग इसलिए था बिकॉज आंध्र प्रदेश को मोस्ट ऑफ द रेवेन्यूज हैदराबाद से ही आती थी। बट इससे भी बड़ा पॉइंट तो ये था कि आंध्र प्रदेश रीजन ने अपने सॉइल में कभी भी ऐसा सिटी नहीं देखा था जो जेन्युइनली कैपिटल का टैगलाइन हैंडल कर सके, क्योंकि वो रोल सिटीज लाइक चेन्नई एंड हैदराबाद ने ही निभाया था। नाउ कुर्नूल कैपिटल जरूर था, मगर सिर्फ और सिर्फ 3 सालों के लिए। और यहाँ पे एंट्री होती है पॉलिटिक्स की, स्पेशली रीजनल पॉलिटिक्स, बिकॉज यू सी कल्चरल डिफरेंसेस सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में नहीं है, बल्कि आंध्र प्रदेश के अंदर भी है। बिकॉज आंध्र प्रदेश एक लॉन्गिट्यूडनल स्टेट है, जिसका मतलब है कि इस स्टेट में रीजनल डिफरेंसेस थोड़े ज़्यादा है और इन डिफरेंसेस को 3 रीजन्स में डिवाइड किया जा सकता है, उत्तर आंध्रा, कोस्टल आंध्रा और रायलसीमा। इस डिफरेंस को ज़्यादा ना होने दिया जाए, इसके लिए अमरावती का फॉर्मेशन हुआ था, जो एक फ्यूचरिस्टिक सिटी होगी और आंध्र प्रदेश को रिप्रेजेंट करेगी। एक ऐसा कैपिटल जिसे स्क्रैच से बिल्ड किया जाएगा एंड परफेक्ट होगी, प्लस किसी भी एग्जिस्टिंग सिटी को चूज ना करके किसी भी रीजन के सेंटिमेंट को ठेस ना पहुंचाया जाएगा और इस सिटी में आंध्र प्रदेश के कोने से लोग आके बसेंगे, जिससे ये सिटी सबकी सिटी होगी। काश ये रियलिटी होता, क्योंकि आगे चल करके ऐसे 2 इवेंट्स होने वाले थे जिससे अमरावती का कैपिटल स्टेटस इफेक्ट होने वाला था। नंबर 1, 2019 में गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, एक करप्ट लीडर को दूसरा करप्ट लीडर को रिप्लेस करता है और अमरावती कैपिटल प्लान्स में रोक लग जाती है, बिकॉज आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा लूज करती है इस प्रोजेक्ट से, जो कि सच है। बट जगन अन्ना की गवर्नमेंट ने और सारे मेजर प्रोजेक्ट्स पर रोक लगा दी थी। उसमें से इनफेमस था वाइजैक मेट्रो का, जिसका फंडिंग भी स्टार्ट नहीं होने दिया। अब ये सारे प्रोजेक्ट्स क्यों रोके? शायद से YSRCP को इन प्रोजेक्ट से प्रॉफिट नहीं मिल रहा था, वी डोंट नो। अब रीजंस जो भी हों, इसकी वजह से अमरावती एज अ कैपिटल डिलेड हो गया और ये केस फिर गया हाई कोर्ट में, उसके बाद गया सुप्रीम कोर्ट में। उसके साथ ही आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि AP में एक नहीं बल्कि 3 कैपिटल्स होंगे, कुर्नूल एज जुडिशियल कैपिटल, अमरावती एज लेजिस्लेटिव कैपिटल एंड वाइजैक एज एग्जीक्यूटिव कैपिटल। बट ये डिसीजन भी कोर्ट में पेंडिंग है
और इस डिसीजन ने रीजन्स को रिप्रेजेंट करने के बजाय सिचुएशन को और भी मेसी बना दिया है। उसके साथ ही दूसरा ऐसा इवेंट हुआ जिसने इस स्टेटस को और भी खतरे में डाल दिया, द राइज ऑफ वाइजैक। बाइफर्केशन के इवेंट के बाद आंध्र प्रदेश के पास बिग इकोनॉमिकल सिटी के नाम पर सिर्फ वाइजैक ही बचा था, बट ये सिटी तब इस भार को हैंडल करने की सिचुएशन में नहीं थी, बिकॉज आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का जीडीपी टू डेथ रेशियो कुछ ज्यादा ही हो गया था बहुत ही कम टाइम में। फिर एक ऐसा इवेंट होता है जो वाइजैक की इंपॉर्टेंस को बढ़ा देता है, साइक्लोन हुदुद। इस साइक्लोन ने वाइजैक में एक हेवी डेविस्टेशन लाया था जिसने पूरे सिटी को अपने आने वाले दिनों के लिए रोक दिया था। लोगों के पास पीने का पानी नहीं था क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी पानी को फिल्टर करने के लिए। चीज़ों की कमी हो गई थी। वाइजैक एयरपोर्ट जो उस टाइम पे एपी का इकलौता इंटरनेशनल एयरपोर्ट था वो बंद हो गया था। उसके साथ ही वाइजैक की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल एरियाज लाइक एचपी एंड बीपी ऑयल रिफाइनरीज, जेएन फार्मा सिटी, वाइजैक स्टील, वीजेस और ऐसे कई सारे मैन्युफैक्चरिंग हब्स बंद हो गए थे। रिजल्ट वॉज एपी गवर्नमेंट अपने रेवेन्यूज को खोने लग गई थी और उस टाइम पर यह कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लमैटिक था, जिसके लिए एपी गवर्नमेंट ने वाइजैक सिटी को फिर से फंक्शनिंग बनाने के लिए एक रिगरस मिशन स्टार्ट कर दिया और 7 दिनों के ही अंदर चीज़ों को रिस्टोर भी करवा लिया। इसी के साथ वाइजैक की इंपॉर्टेंस रिकग्नाइज कर ली गई थी बाय एपी गवर्नमेंट और आगे चल करके आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसे मैन्युफैक्चरिंग हब्स को डेवलप करने में। मगर एक और ऐसा इवेंट होता है जिससे वाइजैक की इकोनॉमी और भी ज़्यादा ग्रो करती है, द मेक इन इंडिया कैंपेन, जिससे सबसे ज़्यादा फायदा डिफेंस इंडस्ट्री को मिला और वाइजैक में वेल एस्टैब्लिश्ड डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं लाइक HSL, भारत डायनेमिक्स, NSTL, SBC एंड मेनी अदर्स। इन डिफेंस इंडस्ट्रीज ने 2014 से ही वाइजैक में नए जॉब्स, नई टेक्नोलॉजीज और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया है, जिसकी वजह से वाइजैक की मैन्युफैक्चरिंग पावर ग्रो कर रही थी। अब मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स ग्रो कर रहे हैं, तो इन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को सेल करने के लिए वाइजैक में IT सेक्टर भी ग्रो करने लगता है। तो इतने सारे ग्रोथ को देखते हुए वाइजैक पोर्ट, वाइजैक कंटेनर पोर्ट और गंगावरम पोर्ट की इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाती है, जिसने विशाखापट्टनम के ग्रोथ में 4 चांद लगा दिए और एक ग्रोइंग साइकिल को एस्टैब्लिश किया, जिसने आंध्र प्रदेश की इकोनॉमी में वाइजैक का सबसे बड़ा से बना दिया और जिसके पास पैसा है उसी के पास पावर है। बट अब भी वाइजैक को वो अटेंशन नहीं मिल रहा था जिसका वो हकदार था। उल्टा वाइजैक का एक्सपेंडिचर पर किसी और का ही कंट्रोल था। रिस्पॉन्स में विशाखापट्टनम ने ज़बरदस्ती अपनी पावर को दिखाना स्टार्ट कर दिया था, बाय इट चैलेंजिंग द अथॉरिटी ऑफ अमरावती एंड आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। बट सबसे बड़ा रीज़न कि क्यों वाइजैक अभी भी कैपिटल नहीं है, इसके पीछे का रीज़न क्वाइट सिंपल है, द पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ कोस्टल आंध्रा, जो 89 ऑफ 175 सीट्स आंध्र प्रदेश विधानसभा में रिप्रेजेंट करती है, या फिर 50% ऑफ द सीट्स, जिसकी वजह से ये रीजन पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट है। ऊपर से ये भी एक रीज़न है कि क्यों अमरावती एज अ कैपिटल इसी रीजन में डेवलप करने का इनिशिएटिव लिया गया था। इसके साथ ही रायलसीमा का भी अपना अलग इशू है, एक ऐसा रीजन जो पूरे आंध्रा में पोरेस्ट है, इसके बावजूद कि उसके पास एक मिनरल वेल्थ है। नाउ इस इश्यू का रीज़न भी कॉम्प्लिकेटेड है, बट यहाँ पे पॉइंट आता है श्रीबाग पैक्ट, जिसको रायलसीमा के MPs एंड MLAs डिमांड करते हैं लागू करने के लिए, बट शायद से ही नियर फ्यूचर में इसे इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। एंड लास्ट में द उत्तर आंध्रा रीजन, जो लीस्ट पॉपुलेटेड रीजन है आंध्र प्रदेश का। टोटल ऑफ 19% ऑफ द पॉपुलेशन यहाँ से आती है और इस रीजन को सिर्फ और सिर्फ विशाखापट्टनम के नाम से ही जाना जाता है, जिसका मतलब ये हुआ उत्तर आंध्रा इज इक्वल टू वाइजैक। पर चलिए कल को मान लेते हैं कि वाइजैक को डिक्लेयर भी कर दिया जाता है एज अ कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। प्रॉब्लम इमीडिएटली हो जाएगी जियोग्राफी की, बिकॉज वाइजैक नॉर्दर्न मोस्ट हिस्से में है और उधर कैपिटल होने से शायद से रायलसीमा को अटेंशन ना मिले और कोस्टल आंध्रा की पॉलिटिकल डोमिनेंस को इग्नोर किया जा सकता है। बट इन दोनों पॉइंट्स का एक मेजर काउंटर आर्गुमेंट है। इंडिया में ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनकी कैपिटल उनकी रिस्पेक्टिव कोर एरिया से दूर है, जैसे कि चेन्नई कावेरी रीजन से दूर है, या फिर लखनऊ जो यूपी के एक न्यूट्रल एरिया में बेस्ड है, या फिर त्रिवेंद्रम
जो कि केरला के सबसे सदर्न मोस्ट रीजन में है। सो ऑल इन ऑल ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। प्लस रायलसीमा का अंडर डेवलपमेंट इसलिए नहीं है कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट यहाँ पर ध्यान नहीं देती है, बिकॉज रायलसीमा खुद 30% ऑफ विधानसभा सीट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि उत्तर आंध्र के 19% से तो काफ़ी ज़्यादा है। बट उसके अंडर डेवलपमेंट के पीछे फैक्शनलिज्म ज़्यादा जिम्मेदार है, जिसने रायलसीमा को डेवलप करने के बजाय और पीछे ढकेला है। ऑल्सो कोस्टल आंध्रा भी कोई यूनाइटेड रीजन नहीं है, एज सिटी राइवलरीज यहाँ पर भी देखने को मिलती हैं, लाइक राइवलरी बिटवीन विजयवाड़ा एंड गुंटूरू, या राइवलरी बिटवीन राजमुंड्री एंड काकीनाडा, या फिर राइवलरी बिटवीन एल्लुरू एंड विजयवाड़ा, और ऐसे बहुत सारे राइवलरीज हैं जो मुझे भी नहीं पता है। सो बेसिकली रायलसीमा एंड कोस्टल आंध्रा रीजन से ऐसा कोई भी सिटी नहीं है जो कैपिटल बन भी सकता है, ड्यू टू लोकल राइवलरी एंड द फैक्शनलिज्म इन्वॉल्व देयर, जिसकी वजह से सिर्फ वाइजैक ही ऐसी सिटी है जो कैपिटल आराम से एक्ट कर सकती है। उसके साथ ही वाइजैक सिटी का लोकली कोई बड़ा राइवल नहीं है। प्लस ये सिटी इकोनॉमिकली बहुत स्टेबल रही है, एज विशाखापट्टनम इंडियन नेवी का ईस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर्स है, माने डिफेंस वाइज ये सिटी क्वाइट इंपॉर्टेंट है। प्लस यहाँ की इंडस्ट्रीज रिस्पॉन्सिबल हैं बहुत सारे डिफेंस प्रोडक्ट्स बनाने में। उसके साथ ही आने वाले सालों में डिफेंस एक्सपेंडिचर, डिफेंस इंडस्ट्रीज और नीड फॉर वेपन्स बढ़ने वाली है, जिसकी वजह से इस सिटी की पावर और भी ज़्यादा एक्सपैंड होगी। और ये भी एक रीज़न है कि क्यों कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर भी वाइजैक की इकोनॉमी में ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिला था। प्लस वाइजैक मेट्रो जो अभी प्लानिंग फेज में है, उसके कंप्लीशन के बाद सिटी की ग्रोथ रेट 2 to 3 टाइम्स हो जाएगी, और इतने पावरफुल सिटी को इग्नोर करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और अगर द सिस्टम ऑफ वाइजैक अर्न्स एंड अमरावती स्पेंड्स बना रहेगा तो आंध्र प्रदेश एक मेजर इनफाइटिंग देख सकता है, जिसमें अल्टीमेटली उसी शहर की जीत होने वाली है जो इकोनॉमिकली एंड पॉपुलेशन वाइज वेल प्रॉस्पर्ड है, जिसकी वजह से आने वाले सालों में आंध्र प्रदेश में 3 मेजर कोर बन सकते हैं जो आपस में लड़ते रहेंगे अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया गया तो। आंध्र प्रदेश एक कॉम्प्लिकेटेड सिनारियो में है, जहां उसे वाइजैक की रिस्पेक्ट भी करनी है, उसके साथ ही अपने पॉलिटिकल कोर को हैप्पी भी रखना है। बट इस सिनारियो को सॉल्व करना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, एज डिसेंट्रलाइजेशन आंध्र प्रदेश की इस प्रॉब्लम को आराम से हैंडल कर सकती है, जहां पर पावर किसी एक रीजन में रखने के बजाय पूरे के पूरे स्टेट में फैलाया जा सकता है, इन द फॉर्म कि लोकली लोग ज़्यादा डिसीजन लेंगे अपने आप को डेवलप करने के लिए, ना कि आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट डिसाइड करे कि उधर के लोगों की डेवलपमेंट कैसे और क्यों होनी है। मगर 3 कैपिटल सिनारियोज इस सिचुएशन को सॉल्व करने के बजाय उल्टा और भी मेसी बना सकती है। इसके लिए ये प्लान अगर ना ही लागू किया जाए तो बेटर है, एज ये रीजनल राइवलरीज को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकती है। सो इन समरी, वाइजैक भले ही इकोनॉमिकली पावरफुल हो, मगर आंध्र प्रदेश का कोर आज भी कृष्णा गोदावरी या फिर कोस्टल आंध्रा है, जो कि आंध्र प्रदेश के 50% ऑफ विधानसभा सीट्स को कंट्रोल करती है। उसके साथ ही वाइजैक की जियोग्राफी इतनी दूर होने की वजह से भी एक रीजन है कि क्यों एक रेजिस्टेंस देखने को मिलता है वाइजैक एज अ कैपिटल के कॉन्सेप्ट पे, और क्यों अभी तक वाइजैक आंध्र प्रदेश का कैपिटल नहीं बन पाया है। मगर इतने पावरफुल सिटी को इग्नोर करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और आज नहीं तो कल एपी गवर्नमेंट को इसके आगे झुकना ही होगा। ये वो सिटी है जिसने कम से कम भारी मदद से खुद को इतना पावरफुल बनाया है। उसके साथ ही ये एक ऐसी सिटी है जिस पे आंध्र प्रदेश बहुत डिपेंडेंट है, और वाइजैक को भी पता है कि उसका कंपटीशन विजयवाड़ा, अमरावती, कोस्टल आंध्रा या फिर रायलसीमा से भी नहीं है, बल्कि उसका एक्चुअल कंपटीशन हैदराबाद या फिर पूरे तेलंगाना से है, एज तेलंगाना की इकोनॉमी आंध्र प्रदेश से भी बड़ी है, इवन दो उसकी पॉपुलेशन आंध्र प्रदेश से कम है। इसके लिए वाइजैक अपने आप को पूरे तेलुगु रीजन का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर देखना चाहता है, और एक तरीके से उसके एम्बिशंस हैं दूसरे हैदराबाद बनने में, जो कि शायद से वो अचीव भी कर ले, बिकॉज विशाखापट्टनम की ग्रोथ रेट में वृद्धि दर पर दर बढ़ती ही जा रही है। मगर अभी भी ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करना होगा, जैसे कि वाइजैक में 52% ऑफ द पॉपुलेशन आज भी स्लम्स में रहती है, या फिर कैसे पूरा का पूरा आंध्र प्रदेश अभी एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्राइसिस से गुजर रहा है,
जहां पर उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर उसके नेबरिंग स्टेट ऑफ तेलंगाना से भी बेकार है। उसके साथ ही जीडीपी टू डेथ रेशियो आने वाले समय में आंध्र प्रदेश में एक्चुअली ग्रो कर सकता है बिकॉज ऑफ रैपिड स्पेंडिंग डन बाय द एपी गवर्नमेंट। जिसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ एपी को यही नहीं डिसाइड करना है कि उसका कैपिटल कौन सी सिटी होगी, बल्कि ये भी डिसाइड करना है कि वो अपनी स्पेंडिंग को कैसे करेगा। उसके साथ ही ऐसे बहुत सारे मूव्स अभी से ही किए जा रहे हैं जो इंडिकेट कर रहा है कि आगे चल कर के वाइजैक कैपिटल बन सकता है, लेकिन आने वाला समय ही बताएगा कि क्यों, क्या और कैसे होगा। और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो मैंने इस वीडियो से दूर रखा है, क्योंकि ये सारे मुद्दे अगर आज डिस्कस कर लिए जाए तो ये वीडियो शायद से कुछ मिनटों का नहीं बल्कि घंटों का बन जाएगा। इसके लिए इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अगर आप यहाँ पर मेरे साथ बने हुए हैं, इसका मतलब ये है कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया ही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और आपका ये सब करने के लिए धन्यवाद।